हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो पिछली क्लास थी उसमें हमने शुरू किया था स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राउंड स्टेट का निर्धारण कैसे करते हैं। उसके लिए हम एलिस कपलिंग की आरएस विधि को देख रहे थे। इसमें हम 3 स्टेप देख चुके थे, जिसमें हमने देखा था एस का निर्धारण, एल का निर्धारण और जे का निर्धारण। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और 4th स्टेप जो देखेंगे उसमें देखेंगे हम कि विभिन्न ऊर्जा अवस्थाओं को किस तरह प्रदर्शित किया जाता है और उन ऊर्जा अवस्थाओं में से कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राउंड स्टेट है उसका चयन कैसे किया जाता है, इसको आज हम देखेंगे। तो देखिए, विभिन्न ऊर्जा अवस्थाओं को प्रदर्शित इस तरह किया जाता है 2s+1 और ये है G। ठीक है, इस तरह से विभिन्न ऊर्जा अवस्थाओं को प्रदर्शित किया जाता है। जहां x है वो क्या है, टर्म सिंबल। क्या है, टर्म सिंबल। जो J है वो हमें पता ही है किस तरह प्राप्त करते हैं हम, L+S से L-S तक। जो 2s+1 है इसको कहते हैं चक्रण बहुलता, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको प्रदर्शित करेंगे। और 2s+1 का मान कहां से पता चलेगा हमें, S की वैल्यू अगर हमें पता है तो 2s1 का मान हम पता कर सकते हैं। L की वैल्यू हमें पता है तो हम X का मान पता कर सकते हैं। L और S की वैल्यू हमें पता है तो हम J का मान पता कर सकते हैं। तो इस तरह तो विभिन्न ऊर्जा अवस्थाओं को प्रदर्शित किया जाता है। फिर बात आती है कि इन विभिन्न ऊर्जा अवस्थाओं में से कौन सी ऊर्जा अवस्था है जिसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राउंड स्टेट कहेंगे। तो क्या होगा, अगर विभिन्न ऊर्जा अवस्थाएं हमें दी हुई है तो उनमें से जिस ऊर्जा अवस्था की स्पिन मल्टीप्लिसिटी चक्रण बहुलता का मान सबसे ज्यादा होगा वो ही स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राउंड स्टेट होगी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राउंड स्टेट के चयन के लिए हमने पहले देखा कि जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबसे ज्यादा होगी वही क्या होगी, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट होगी। सेकंड, यदि ये क्या हो, कहीं की इक्वल हो जाए तो फिर क्या होगा। तो सेकंड टर्म आती है यदि जो d ऑर्बिटल्स हैं उनका विन्यास आधे से कम भरा हुआ है, आधे से कम भरे हुए d कक्षक। d कक्षक हो तो ये कब है, जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी माना कि कहीं की एक जैसी है, जो कि सर्वाधिक है वो भी एक जैसी है। तो फिर हम दो चीजें देखेंगे, या तो उसके बाद हम विन्यास कहेंगे। तो हो सकता है या तो d ऑर्बिटल है जो आधे से कम भरे हो, या हो सकता है जो d ऑर्बिटल है वो आधे से ज्यादा भरे हो। ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो अगर आधे से कम भरे हुए हैं तो J का वो मान जो कि सबसे कम होगा, अर्थात L+S मान वाला मान, वो क्या होगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राउंड स्टेट को दर्शाएगा। क्या है कि यदि स्पिन मल्टीप्लिसिटी को देखें तो अगर वो सबके अलग अलग है तो जो सबसे ज्यादा होगी वही स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट होगी। लेकिन यदि एक से अधिक अवस्थाओं की मल्टीप्लिसिटी अधिक है, वो भी बराबर है, तो फिर हम दो चीजें देखेंगे। वो देखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आधे से कम भरा हुआ है, अर्थात आधा, कितने कक्षक होते हैं, 5 कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 10। तो क्या हो, 5 से कम भरे हुए हो, तब क्या होगा, J की जो मिनिमम वैल्यू है, L-L वाली वैल्यू है, वही स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट बनेगी। यदि आधे से ज्यादा भरा हुआ है तो वो ऊर्जा अवस्था जिसमें J की मैक्सिमम वैल्यू अर्थात L+S वाली वैल्यू वाली जो ऊर्जा अवस्था होगी वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट बनेगी। ये तो हुआ नियम। अब हम इसको देखते हैं, अप्लाई करते हैं हम। ठीक है, तो हम लेते हैं D3 विन्यास। क्या लेंगे हम D3 विन्यास, इसी को क्यों ले रहे हैं हम,
हमने लिया D3 विन्यास। हमें पता है कि इस D3 विन्यास के लिए जो S का मान आता है वो आता है 3/2, जो L आता है वो आता है इसके लिए 3, इसलिए जिसका टर्म सिंबल हो जाता है वो हो जाता है इसके लिए F, टर्म सिंबल हो जाएगा इसके लिए F। अब बात करते हैं हम J के लिए, तो इसके लिए जो J के संभव मान आते हैं वो आते हैं 9/2, 7/2, 5/2 और 3/2। ये सब हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने ये सब निकाला था, ठीक है, इसलिए आज हम इसको नहीं निकाल रहे। हम एक और उदाहरण लेंगे जिसमें निकालेंगे भी और पता भी करेंगे। तो अब बात आती है कि इसमें से अब हम इन सबको दर्शाते हैं कि कैसे दर्शाएंगे। हमें सबसे पहले S नहीं चाहिए, क्या चाहिए, हमें मल्टीप्लिसिटी चाहिए, जो क्या होगी 2S + 1। ये भी हमने निकाली थी, फिर भी निकाल लेते हैं हम। तो 2 × 3/2 + 1 क्या आ जाएगी 4। तो 4 इसकी मल्टीप्लिसिटी है। तो अगर हम इसकी ऊर्जावस्थाओं की बात करें तो वो कैसे प्रदर्शित करेगी 4F, और यहाँ नीचे क्या शो करते हैं J, तो एक तो J होगा 9/2, नेक्स्ट F4 एक क्या है 7/2, नेक्स्ट F4 क्या है 5/2, नेक्स्ट F4 क्या है 3/2। ये हमारे पास में यहाँ विभिन्न ऊर्जावस्थाएं होगी जो कि 4 ऊर्जावस्था में मिली है। अब हम इन चारों ऊर्जावस्थाओं में से देखना है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो ग्राउंड स्टेट है वो कौन सी होगी। तो अभी अभी हमने लिखा था कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करें तो देखो चारों ऊर्जावस्थाओं में स्पिन मल्टीप्लिसिटी चक्रण बहुलता 4 है, तो उसके आधार पर हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो D3 विन्यास है वो कैसा है, आधे से कम भरा हुआ है। जब आधे से कम भरा हुआ है तो जो J की वैल्यू सबसे कम होगी, अर्थात यहाँ कितनी है 3/2, वही ऊर्जावस्था क्या होगी स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट होगी। तो यहाँ पर ये वाली स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका निर्धारण करते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें सभी S, L सबको निकालेंगे और उसी के साथ हम ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट इसके लिए निकालेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, हम लेते हैं D2 कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए अगर हम S निकालेंगे, हमें पता है कि D2 को कैसे भरेंगे, इस तरह भरा जाएगा। तो S का मान क्या होता है n/2, N का मान क्या होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2/2, मान क्या आ जाएगा 1। तो S का मान तो आ गया 1। इसी के साथ हम चक्रण बहुलता भी निकाल लेते हैं 2S + 1। ये क्या आ जाएगी 2 × 2/2 + 1 क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब हम बात करते हैं L की। तो L को निकालने के लिए हम कैसे निकालते हैं L, देखो हमने नेक्स्ट क्लास में देखा था, आज हम दोबारा दूसरा उदाहरण लेकर इसको समझ रहे हैं। ये है +2 और ये है +1। तो L का जो मान होगा वो क्या होगा, L का मान मिलेगा हमें 2 × 1 + 1 × 1, अर्थात 2 + 1 = 3। तो S का मान क्या है यहाँ, L का मान क्या है यहाँ पर 3। हमें पता है D3 के लिए इसका मान क्या है था 3, क्योंकि वहां एक क्या था 0 में और 0 का कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए जो टर्म सिंबल होगी वो हमें क्या मिलेगी F। ये तो हुई अभी तक S और L की बात। अब हम करते हैं J की बात कि J कैसे निकालेंगे। तो J निकालने के लिए हमें पता है कि यहाँ पर L तो आ रहा है क्या 3 और S क्या आ रहा है 1, अर्थात यहाँ कौन सी वो है S > L। ये वाली ये है 1 और ये कितना आ रहा है 3। तो ये है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम 2S + 1 वाला। तो 2S + 1 वाला फॉर्मूला जब यूज करेंगे, हमें पता है कि यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर आपके पास कितनी J की वैल्यू आ जाएगी 3। अब वो कौन सी वैल्यू होगी इसका निर्धारण कैसे करेंगे हम L + S से। L + S जब करेंगे हम, L है आपके पास में 3, S है आपके पास 1,
फर्स्ट वैल्यू जाएगी आपकी 4। नेक्स्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं? n प्लस एस माइनस 1, अर्थात क्या करेंगे? n प्लस एस बराबर क्या है? 4। 4 में से 1 माइनस कर दो तो क्या जाएगा? 3। फिर क्या करेंगे? n प्लस एस माइनस 2, तो n प्लस एस कितना आएगा? 4, उसमें से 2 माइनस कर दो तो आ जाएगी 2। इस तरह से आपको ये 3 वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब हम देखते हैं कि इसको ऊर्जा अवस्था के रूप में कैसे प्रदर्शित किया जाएगा। तो देखिए, जो फर्स्ट होगी वो होगा 3f और j की वैल्यू होगी 4। नेक्स्ट है हमारे पास में 3f3, नेक्स्ट है हमारे पास 3f2। ये 3 ऊर्जा अवस्थाएं हमें इस तरह मिलेगी। अब इन ऊर्जा अवस्थाओं में से कौन सी ऊर्जा अवस्था है जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट कहलाएगी, इसका पता कैसे चलेगा? वही कि जो डी कक्षा के वो आधे से कम भरे हुए हैं, तो यहाँ पर जे की जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो वाली टर्म ऊर्जा अवस्था ही स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट कहलाएगी, अर्थात। ठीक है, तो इस तरह से हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट का पता कर सकते हैं। ये तो हुई आपका एक टॉपिक कंप्लीट। स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट को हम एलिस कपलिंग की आरएस विधि के द्वारा कैसे निकाला, ये हमने देखा। अब देखो, आपके सिलेबस में इस वाले चैप्टर में 2 टॉपिक और बचे हैं अपने। एक तो दिया हुआ है आपके ऑर्गल डायग्राम, ठीक है, और एक दिया हुआ है, हमने इसको शॉर्ट में देखा था, TI/2 का होल 6 प्लस 3, TI/2 का होल 6 प्लस 3। ये कॉम्प्लेक्स है हमारे पास में। इस कॉम्प्लेक्स में हम देखेंगे कि यहाँ पर डीडी ट्रांजिशन कैसे संपन्न होता है, ये आपके दिया हुआ है इसका। ठीक है, तो ये कैसा कलर शो करता है? ये बैंगनी कलर ये शो करता है। लेकिन कैसे संपन्न होता है देखते हैं। TI/2 का होल 6 में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है D1। ठीक है, तो अगर हम Ti+3 की बात करें विदाउट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, तो क्या यहाँ डीडी संक्रमण होगा? नहीं होगा, क्योंकि वहां क्योंकि संभ्रंश ऊर्जा की डी कक्षा अवेलेबल होंगी। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा तो लिगेंड्स की क्रिस्टल फील्ड क्षेत्र के कारण डी ऑर्बिटल्स की क्या हो जाएगी? स्प्लिटिंग हो जाएगी। और ये अष्टफलकीय संकुल है, तो हमें पता है कि जो ये डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होगी ये किसमें होगी? सबसे पहले इनका थोड़ा सी एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, एनर्जी बढ़ने के कारण ये 2 भागों में विभाजित हो जाएंगे। जो निम्न ऊर्जा वाले होंगे ये तो क्या है? डी कक्षा। ये तो क्या है? T2G निम्न ऊर्जा वाले, उच्च ऊर्जा वाले क्या कहेंगे? Ag। इन दोनों के मध्य की जो एनर्जी होती है उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा। यहाँ O ऑक्टाहेड्रल है, इसलिए यहाँ O का यूज किया है। ठीक है, हमें पता है कि हम D1 विन्यास की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? सबसे पहले निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों में जाएगा। फिर क्या होगा? हमें पता है कि जो ये डेल्टा क्यू है इसका मान होता है यहाँ पर 4 × 10⁻⁻12 अर्ग। कितना मान होता है इसका? 4 × 10⁻⁻12 अर्ग। ठीक है, ये यहाँ पर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान है। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा मिल जाती है तो ये क्या करेगा? निम्न ऊर्जा वाली अवस्था से उच्च ऊर्जा वाली अवस्था में चला जाएगा। और ये ऊर्जा इसको मिलती है 5000 एंगस्ट्रॉम वाले फोटोन से। ठीक है, कौन से फोटोन से मिलती है? 5000 एंगस्ट्रॉम वाले फोटोन से ये एनर्जी इसको मिल जाती है। और ये जो 5000 एंगस्ट्रॉम वाला फोटोन है ये संबंधित है हरे रंग से। ठीक है, तो ये इसका अवशोषण करता है। इसके फोटोन का अवशोषण करके ये कहाँ चला जाएगा? उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में चला जाएगा। तो ये कंडीशन तो कब है? जब इसने फोटोन का अवशोषण नहीं किया। और जब ये फोटोन का अवशोषण कर लेगा तो ये कहाँ चला जाएगा? Eg में चला जाएगा। T2G क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। ये फोटोन से अवशोषण से पहले की अवस्था है और ये फोटोन के अवशोषण के बाद की अवस्था है। इस तरह से यहाँ पर
डीडी ट्रांजिशन संपन्न होता है और डीडी ट्रांजिशन के कारण ये जो संकुल है ये बैंगनी रंग प्रदर्शित करता है। ये हम देख चुके हैं कि डीडी ट्रांजिशन के कारण संकुल कलर प्रदर्शित करता है। तो ये आपके यहाँ शॉर्ट में से जरा दिया हुआ है कि क्यों प्रदर्शित करता है कि भाई यहाँ पर इस तरह विपाटन होता है, विपाटन होने के कारण ये विपाटित ऊर्जा मिलती है, इसका ये अवशोषण करता है, तो ये ट्रांजिशन शो करता है और कलर भी शो करता है। अब हमारे इस चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक बचा है, वह है ऑर्गेनल डायग्राम। उसको हम अगली क्लास में लेंगे। थैंक यू।